हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 6 से फ्रिक्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया है। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शंस के बारे में। देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है असल में। देखिए, फ्रिक्शन होने के लिए दो सरफेसेस होना ज़रूरी है। अगर दो सरफेसेस नहीं होंगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, फ्रिक्शन का मतलब जैसे ये है ऑब्जेक्ट, एक मिनट के लिए सुनिए। जैसे ये कोई मान लीजिए लड़की है, ये किसी ऑब्जेक्ट को कहने का मतलब फ्लोर पे क्या कर रही है, खिसका रही है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इधर को एक्सटेंड कर रही है, और फ्रिक्शन जो है यानी कि जो इसके ये जो फोर्स अप्लाइड कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, और जो फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है यानी कि जो कांटेक्ट, जो दो सरफेसेस का कांटेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन मूविंग मतलब कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करा रही है तो उसके लिए क्या हो रही है, दो सरफेस यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर लग रहा है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर की ओर। तो कहने का मतलब है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उनके कांटेक्ट में आने से क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो यानी कि इनके जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से जो कहने का मतलब है फोर्स जनरेट हो रहा है एक किस्म का, वो क्या है, फ्रिक्शन है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आप अगर ध्यान से पढ़ें, कांटेक्ट विद ईच अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक हो गया। तो इसे फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ में आ गई होगी बात। या जैसे आप एक एक एग्जांपल को समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए आप समझते हैं फिर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव कर रहा है, ऐसे करके खिसकते हुए जा रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जाने के बाद ये रुक जाता है, ठीक हो गया। जैसे मान लीजिए अगर ये सरफेस पे मूव करते हुए चला और इस पॉइंट पे आने पर रुक गया, तो इसके रुकने का रीज़न क्या था, जो इस सरफेस के अगेंस्ट इसने क्या किया, वर्क किया। यानी कि इस सरफेस के अगेंस्ट मूव करने में इसने जो वर्क किया वो ही क्या है, फ्रिक्शन है। यानी कि कहने का मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, रुक गया। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कहने का मतलब क्या है कि ये रुकता नहीं, ठीक है। समझ में आई बात। मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मूव करने की जस्ट अपोजिट, यानी कि ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। जैसे मैंने आपके सामने ये एक क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे आपके सामने बना दिया है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। वी नो दैट अ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड द मूविंग ऑफ अ बॉडी, यानी कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज़ के रुकने के लिए और मोशन के लिए। यानी कि फोर्स दो चीज़ों के लिए कंपलसरी है। किसके लिए, मोशन के लिए ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट के रुकने के लिए ज़रूरी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें के लिए फोर्स ज़रूरी है। तो यानी कि दोनों चीज़ों का आपस में क्या होना ज़रूरी है, कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। बिना कांटेक्ट में हुए फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात। तो बिना कांटेक्ट में आए इनके बीच में कहने का मतलब है फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ की ओर खिसका रहा हूँ, इधर की ओर खिसका रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दे रखा है आपको, डब्ल्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एम जी, ठीक है। या आर इक्वल टू एम जी क्यों कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको मैंने खाली एक ऑप्शन के लिए बता रखा है कि ये ऑब्जेक्ट का वेट जो है एम जी। तो ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी पे करेगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं होगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है एम जी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसका एक जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर अपना वेट ट्रांसफर करता है तो एक रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगता है आर। तो ये आर किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। ये आप छोड़ दीजिए, अभी ये आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम फोर्स यहाँ की ओर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको खिसका रहा हूँ यहाँ की ओर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट यहाँ की ओर जो मैंने ये रेड एरो बना रखा है, तो ये क्या अप्लाई करेगा, एक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए मोशन इधर की ओर हो रहा होता, अगर मोशन मैं फोर्स इधर की ओर अप्लाई करता तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगता, इधर की ओर लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो है, कहने का मतलब कांटेक्ट में आना जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं कि ये जो फोर्स है, मतलब कहने का मतलब है फ्रिक्शन किन चीज़ों पे को इफेक्ट करता है, किन दो चीज़ों पे क्या करेगा, मतलब किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेसेस पे। नेचर ऑफ सरफेस का कहने का मतलब है कि कैसी सरफेस है। अब आपने देखा होगा, जैसे आजकल कहने का मतलब अगर आप किसी चिकने सरफेसेस पे चलिए, यानी कि कहने का मतलब जैसे आपने स्केट बांध रखे हैं और आप किसी कहने का मतलब, या आइस कहने का मतलब है सुबह के टाइम पे जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है और उस सरफेस पे आप मूव करना स्टार्ट करिए, तो वहाँ आपको चलना, अगर वो
वो बिल्कुल टाइट हो चुकी है और जमी हुई है, जिसमें हम स्केट करते हैं, तो उस सरफेस पे आप चल के देखिए, ठीक है। या आप क्या करिए, सरफेस पे क्या करा दीजिए, अगर आपके वहाँ टाइल्स वगैरह हैं तो उस सरफेस पे आप क्या करें, ऑयल गिराइए और उसके ऊपर चल के देखिए जरा, चल पाएंगे क्या, नहीं चल पाएंगे। तो कहने का मतलब है नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। या किसी रफ सरफेस का कहने का मतलब है, जैसे कोई रास्ता है बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है, तो कहने का मतलब उस सरफेस पे चलिए, ठीक है। तो किस पे चलना ईजी होगा, यानी कि कहने का मतलब रोड पे चलना ईजी होगा, या फिर कहने का मतलब जिस सरफेस पे आपने ऑयल डाल रखा है उस सरफेस पे चलना ईजी होगा। इस सरफेस पे तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो आपने इसीलिए देखा होगा जूतों के जो आप अगर आप नए शूज़ पहनते हैं तो नए शूज़ के नीचे ग्रिप बनी रहती है, नई ग्रिप देखा होगा आपने, बहुत उभरी हुई ग्रिप रहती है। वो ग्रिप इसीलिए बनी रहती है, उस ग्रिप के बनने का रीज़न ही यही है, वो कोई फैशन के लिए नहीं बनाई जाती है। तो वो देखा होगा जितने अच्छे ब्रांडेड शूज़ होते हैं उनकी जो नीचे की कहने का मतलब है, यानी कि जो ग्रिप होती है वो घिसने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो लोकल शूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी रफ हो जाते हैं, बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, शूज़ के नीचे या टायर्स में आपने देखा होगा अगर नए टायर्स कार के लेते हैं तो उसमें आपको देखे होंगे कि उसमें भी आपके ऐसे करके यूं कर ये ऐसे ग्रिप्स दिखी होती है, और काफ़ी उभरी हुई ग्रिप्स आपको मिलती हैं। वो इसी की वजह से होती है क्योंकि सरफेस से क्या मिलता है हमें, ग्रिप लेने के लिए हम कहने का मतलब इस काम को करते हैं। अगर ग्रिप नहीं बनेगी तो मतलब कहने का मतलब है कि स्किड करने लग जाएगी गाड़ी। समझ में आ गई बात। तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा, ठीक हो गया, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक हो गया। दूसरा डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, दूसरा डिपेंड करेगा वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ द बॉडी, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो क्या कहते हैं फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट ऑफ द बॉडी के, ये लिखा हुआ है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी, यानी कि वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। और वेट अगर कम होगा तो फ्रिक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहने का मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बढ़ेगी। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस का मैंने आपको बता दिया कि अगर कहने का मतलब है बहुत चिकनी सरफेस है तो उस पर मतलब कहने का मतलब फ्रिक्शन लेस होगा, और अगर रफ सरफेस है यानी कि काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि रफ सरफेस पे चलने पे आपको आसानी होगी और चिकनी सरफेस पे चलने पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब दो चीज़ पे डिपेंड करा, किस पे डिपेंड करा, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करा, एक क्या करा क्या कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप के हमारे पास क्या कहते हैं फ्रिक्शन होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक, ठीक हो गया, डायनामिक। और तीसरा होता है हमारे पास या फिर और तीसरा होता है आपके पास रोलिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये तीनों बना दिए हैं, ठीक है। एक तो है आपके पास क्या है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक यानी कि, और दूसरा क्या है स्लाइडिंग या डायनामिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है स्टैटिक और स्लाइडिंग या डायनामिक। तीसरा हो गया आपके पास रोलिंग, रोलिंग का भी मैं तीनों का आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब है अगर आप ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ही जगह पर खड़ा हो, आप कितना भी फोर्स लगा दे रहे हैं ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, ठीक हो गया। यानी कि फ्रिक्शन तो है यहाँ पे दोनों सरफेसेस। मान लीजिए एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये था आपके पास या कोई मशीन थी, आप इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी है, एफ आर है, लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा। तो इस केस में कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक कहने का कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी आर इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एम जी किसके में मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट में वेट किसकी वजह से है, एम यानी कि वेट डब्ल्यू इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, एम इंटू जी पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या कर दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब कहने का मतलब है आपने जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, फिसल रहा है किसी सरफेस पे, फिसल रहा है किसी सरफेस पे, तो मोशन तो यानी कि फोर्स अप्लाइड करने पे ऑब्जेक्ट तो इधर की ओर खिसक रहा है, लेकिन मैंने कहा था ना फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि ये स्लाइडिंग ये जो एफ आर दिखा रखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए ये म्यूस लगाया है। ये आगे की क्लास की बात है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे म्यू एस ही क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है स्टैटिक स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ठीक हो गया, समझ में आई बात। यानी कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, ठीक हो गया। ये कब लगेगा, ये वाला पहला बता दिया, स्टैटिक तो मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आप
आप कितना भी फोर्स अप्लाई कीजिए वो ऑब्जेक्ट हट ही नहीं रहा। स्लाइडिंग का कहने का मतलब जैसे आप किसी आइसलैंड पे गए और वहाँ पे खिसक रहे हैं, या फिर किसी चिकनी सरफेस पे जैसे ऑयल गिरा हुआ है या किसी सरफेस पे पानी गिरा हुआ है, तो उस सरफेस पे जब आप मूव कर रहे हैं तो ये वाला स्लाइडिंग फोर्स है। रोलिंग का कहने का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कहने का व्हील है या कोई बॉल है किसी सरफेस में मूव कर रही है, तो उस केस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग लगेगा। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लुढ़कता हुआ जा रहा है। तो आप खुद ही लगाइए कि इसमें सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा, इसमें होगा। यानी कि कहने का मतलब ये सबसे ग्रेटर होगा, फिर उसके बाद ये होगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहने का मतलब है इसकी वैल्यू घटती जा रही होगी, क्योंकि स्लाइडिंग में कहने का मतलब आप किसी बॉल को लुढ़काइए तो आपको देखा होगा कि वो आराम से लुढ़कती है। इसीलिए जो जितने भी कहने का मतलब है गेम्स होते हैं उसमें बॉल का साइज तकरीबन तकरीबन कहने का मतलब गोल ही होता है। रग्बी को छोड़ दिया जाए तो उसमें पर्टिकुलर पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक शेप उसी टाइप का होता है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रोलिंग वाला, क्या रोलिंग का कहने का मतलब जब सरफेस पे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल करते हुए मूव कर रहा है, तो उस पर कौन सा काम करेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही रहेगी। समझ में आई बात। तो यहाँ भी क्या होगा, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर रोलिंग के लिए यूज़ किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो मैंने आपको 3 टाइप के फ्रिक्शंस यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है। थैंक यू।